नमस्कार। कभी सोचा है बिजली का झटका और चुंबक का खिंचाव, इन दो जानी पहचानी शक्तियों के बीच कोई गहरा रिश्ता हो सकता है। ये सोचने थोड़ा अजीब लगता है कि तार में बहती मामूली सी बिजली वो एक चुंबक की तरह कैसे व्यवहार कर सकती है। लेकिन 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड नाम के एक वैज्ञानिक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक, कह सकते हैं, अचानक हुई घटना जिसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल, वो एक क्लासिक गलती से हुई खोज वाला किस्सा है ना। ओर्स्टेड लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने देखा कि जब तार में बिजली दौड़ी तो पास रखी कंपास की सुई वो हिलने लगी। और ये महज एक संयोग नहीं था, ये तो जैसे प्रकृति के एक बड़े रहस्य से पर्दा उठ गया। पहली बार ये पक्का हुआ कि बिजली और चुंबकत्व ये दो अलग अलग ताकतें नहीं हैं, बल्कि एक ही चीज के दो पहलू हैं, मतलब गहराई से जुड़े हुए। घरों के बिजली के सर्किट। हाँ, और हमारा मकसद है इस जानकारी के जरिए ये समझना कि आखिर ये होता कैसे है। मतलब बिजली कैसे चुंबकत्व पैदा करती है, इसके पीछे कौन से नियम काम करते हैं और ये हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित करता है। हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से मिली जानकारी को आसान और दिलचस्प तरीके से आपके सामने रखें। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर। पिछले अध्याय में हमने बिजली के एक और असर की बात की थी, उसका तापीय प्रभाव, मतलब चीजों को गर्म कर देना। लेकिन ये चुंबकीय प्रभाव ये बिल्कुल अलग है। आसान शब्दों में कहें तो जैसे ही तार में करंट चलना शुरू होता है, उसके चारों ओर एक अदृश्य सी चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाती है। और इसका सारा श्रेय जाता है हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड को। उनकी वो 1820 की खोज सिर्फ मतलब किताबी बात नहीं थी। उसने बिजली और चुंबकत्व के मिले जुले सिद्धांत यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की नींव रखी, और इसी नींव पर आज की लगभग सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, रेडियो, टीवी, फाइबर ऑप्टिक्स, वायरलेस टिकी हुई है। ये इतना बड़ा योगदान था। मतलब सोचिए, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत मापने की एक इकाई का नाम ही उनके नाम पर ओर्स्टेड रख दिया गया। इसे महसूस करने के लिए स्रोत में गतिविधि 12.1 का जिक्र है। सोचिए, एक सीधे तार से करंट गुजर रहा है और पास में एक कंपास रखा है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, कंपास की सुई फौरन अपनी जगह से हिल जाती है। यह तो सीधा सबूत है कि करंट ने अपने आसपास एक चुंबकीय असर पैदा कर दिया है। पर यह असर दिखता कैसा है? इसका पैटर्न क्या है? हाँ, यहीं पे चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाओं का कॉन्सेप्ट आता है। पहले जरा साधारण चुंबक को याद करते हैं, है ना। हम सब जानते हैं कि एक छड़ चुंबक यानी बार मैग्नेट के पास लोहे की कीलें खिंची चली आती हैं, या फिर कंपास की सुई घूमने लगती है। स्रोत में यह सवाल भी है कि कंपास सुई क्यों घूमती है। हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि कंपास सुई खुद एक छोटा सा चुंबक है, और हमें पता है कि चुंबकों के एक जैसे ध्रुव यानी नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ वो एक दूसरे को धकेलते हैं, और अलग अलग ध्रुव नॉर्थ साउथ वो खींचते हैं। सही। और देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चुंबक अपने चारों ओर एक प्रभाव का क्षेत्र बनाता है। इसी को हम चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये वो दायरा है जहाँ उसका चुंबकीय बल महसूस किया जा सकता है। तो कंपास सुई, जो खुद एक छोटा चुंबक है, जैसे ही इस क्षेत्र में आती है, उस पर बल लगता है और वो घूमकर क्षेत्र की दिशा के साथ अलाइन हो जाती है, मतलब सीध में आ जाती है। अच्छा, मतलब वो सुई खुद को फील्ड की लाइन में ले आती है ना? और इस अदृश्य क्षेत्र को देखने का एक तरीका गतिविधि 12.2 में बताया गया है। अगर चुंबक के पास लोहे का बुरादा फैला दें, तो वो बुरादा खुद ब खुद एक खास पैटर्न में सज जाता है। ये पैटर्न ही असल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ, ये रेखाएं वैसे तो काल्पनिक है, पर बहुत काम की हैं। ये हमें दो मुख्य बातें बताती है: चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है और वो कितना शक्तिशाली है। इनके कुछ खास गुण हैं, देखिए। पहला, दिशा। चुंबक के बाहर ये रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाती हैं, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर। ये हमेशा बंद घेरे, मतलब क्लोज लूप्स बनाती हैं, है ना? हाँ, बंद घेरे। दूसरा, शक्ति। जहां रेखाएं पास पास होती हैं, वहां फील्ड ज्यादा मजबूत होता है, जैसे ध्रुवों के पास। और जहां दूर दूर होती हैं, वहां कमजोर। और एक बहुत जरूरी बात, कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, नेवर। ये काटने वाली बात थोड़ी सोचने वाली है,
क्यों नहीं काट सकती भाई? सोचिए, अगर वे काटती तो जहां वो कट रही हैं उस पॉइंट पर कंपास की सुई को क्या करना चाहिए? उसे तो एक ही वक्त में 2 दिशाएं दिखानी पड़ेंगी। ये तो हो ही नहीं सकता है ना। कंपास तो एक बार में एक ही दिशा बताएगा। इसीलिए ये रेखाएं कभी नहीं काटती। हर बिंदु पर क्षेत्र की एक पक्की दिशा होती है। समझ गया, बिल्कुल लॉजिकल है। तो ये तो हुई चुंबक के अपने क्षेत्र की बात। लेकिन ऑर्स्टेड की इस खोज हमें वापस बिजली की तरफ ले आती है कि करंट कैसे अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, और क्या उसका पैटर्न भी ऐसा ही होता है। चलिए एक सीधे तार से शुरुआत करते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर। हाँ, तो गतिविधि 12.4 का नतीजा देखिए, बड़ा दिलचस्प है। अगर एक सीधे तार में करंट मान लीजिए ऊपर से नीचे बह रहा है और पास में कंपास रखें तो सुई एक खास दिशा में घूमती है। अब अगर बैटरी के कनेक्शन उलट दें, मतलब करंट की दिशा नीचे से ऊपर कर दें, तो सुई ठीक उल्टी दिशा में घूम जाती है। इससे साफ पता चलता है कि करंट की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी पलट जाती है। अच्छा, और पैटर्न कैसा होता है? क्या वो भी चुंबक जैसा होता है? गतिविधि 12.5 शायद इसका जवाब देती है। हाँ बिल्कुल। जब सीधे तार के चारों ओर लोहे का बुरादा फैलाते हैं तो वो बुरादा तार के चारों ओर गोल गोल संकेंद्रित वृत्तों में सज जाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। हाँ, यही है सीधे तार का चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न। ये वृत्त असल में बंद चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ही हैं। वाह, मतलब तार के चारों ओर गोल गोल फील्ड लाइंस। हाँ, और इन वृत्तों से बनी फील्ड की ताकत 2 चीजों पर निर्भर करती है। पहला तो करंट की मात्रा, जितना ज्यादा करंट उतना ही शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, सिंपल। जी। दूसरा, तार से दूरी। तार के जितना करीब रहेंगे क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे क्षेत्र कमजोर होता जाएगा और ये वृत्त भी बड़े होते जाएंगे। अब सवाल ये कि किसी सीधे तार में करंट बह रहा हो तो उसके चारों ओर बने इन गोल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे पता करें? ये गोल चक्कर क्लॉकवाइज हैं या एंटी क्लॉकवाइज? इसके लिए कोई आसान तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। एक बहुत आसान नियम है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। कल्पना कीजिए कि आपने करंट वाले तार को अपने दाहिने हाथ में इस तरह पकड़ा है कि अंगूठा करंट बहने की दिशा में है। तो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां जिस दिशा में घूम रही हैं वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी। अच्छा, अंगूठा करंट की दिशा में तो उंगलियां फील्ड की दिशा में। ये तो आसान है। हाँ, इसे मैक्सवेल के कॉर्कस्क्रू नियम से भी समझ सकते हैं। जैसे पेंचकस मतलब कॉर्कस्क्रू को कसते समय वो आगे बढ़ता है, मान लीजिए ये करंट की दिशा है, तो उसके घूमने की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। चलिए इसे उदाहरण 12.1 पर लगाकर देखते हैं। मान लीजिए एक पावर लाइन पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। करंट पूरब से पश्चिम बह रहा है, तो दाहिने हाथ के नियम से तार के ठीक नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी दक्षिण की ओर, और तार के ठीक ऊपर उत्तर की ओर। समझ गया। ये तो हुई सीधे तार की बात। लेकिन क्या हो अगर हम तार को मोड़कर एक गोल छल्ला बना दें, मतलब एक सर्कुलर लूप? क्या तब भी पैटर्न ऐसा ही रहेगा या कुछ बदलेगा? पैटर्न थोड़ा बदल जाता है। देखिए, लूप के हर छोटे हिस्से के कारण क्षेत्र रेखाएं तो गोली होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लूप के केंद्र की ओर बढ़ते हैं ये वृत्त बड़े होते जाते हैं और केंद्र के पास पहुंचकर ये लगभग सीधी रेखाएं बन जाती हैं। और सबसे खास बात क्या है, दाहिने हाथ के नियम से अगर देखें तो पता चलता है कि लूप के अंदर सभी हिस्सों से बनने वाली क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। वो आपस में जुड़कर क्षेत्र को मजबूत बनाती हैं। अच्छा, तो एक फेरे की जगह अगर हम तार के बहुत सारे फेरे लपेट दें, एक कुंडली बना दें जिसमें मान लीजिए n फेरे हों, तो चुंबकीय क्षेत्र भी लगभग n गुना शक्तिशाली हो जाएगा। है ना कमाल? हर फेरा अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और ये सारे क्षेत्र एक ही दिशा में जुड़ जाते हैं, जिससे कुल फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। गतिविधि 12.6 में इसी का नतीजा दिखाया भी गया है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है सोलेनॉइड या परिनालिका। ये क्या चीज है? सोलेनॉइड वो बस एक बेलन मतलब सिलेंडर के आकार में पास पास लिपटी हुई तार की एक लंबी कुंडली है। जब इसमें करंट बहता है तो ये जादू की तरह काम करती है। इसका चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल एक छड़ चुंबक, एक बार मैग्नेट जैसा हो जाता है। एक सिरा नॉर्थ पोल बन जाता है, दूसरा साउथ पोल,
और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर बीच के हिस्से में चुंबकीय क्षेत्र बहुत शक्तिशाली और लगभग एक समान यूनिफॉर्म होता है, जिसे समानांतर सीधी रेखाओं से दिखाया जाता है, जैसा चित्र 12.10 में है। मतलब सिर्फ तार में बिजली दौड़ाकर हम एक ऐसा चुंबक बना सकते हैं जिसे ऑन ऑफ किया जा सके। ये तो कमाल है। हाँ बिल्कुल। और अगर इस सोलेनॉइड के अंदर नरम लोहे सॉफ्ट आयरन का एक टुकड़ा रख दे तो वो लोहा खुद एक बहुत शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। इसी को कहते हैं विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि हम करंट को चालू या बंद करके चुंबकत्व को भी चालू या बंद कर सकते हैं, और करंट की मात्रा बदलकर चुंबक की ताकत को भी कंट्रोल कर सकते हैं ना। इसीलिए ये बहुत काम की चीज है। कबाड़ उठाने वाली क्रेनों से लेकर लाउडस्पीकर और रिले तक में इस्तेमाल होता है। स्रोत का प्रश्न 3 भी यही पूछता है कि सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। जवाब है सभी बिंदुओं पर एक समान, यूनिफॉर्म। तो हमने देखा कि करंट कैसे अपना चुंबकीय दायरा बनाता है, पर क्या ये रिश्ता एक तरफा है या चुंबक भी करंट पर अपना असर दिखाता है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर ने शायद यही सोचा था कि अगर करंट चुंबक पर असर डालता है, जैसे कंपास की सुई हिलाता है, तो क्या चुंबक भी करंट वाले तार पर कोई बल लगाएगा? और जवाब है हाँ, बिल्कुल लगाता है। गतिविधि 12.7 इसे बहुत अच्छे से दर्शाती है। एक एल्यूमिनियम की छड़ को लटकाकर उसे एक शक्तिशाली घोड़े की नाल वाले चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है। जैसे ही छड़ में करंट बहाया जाता है, वो एक तरफ खिसक जाती है, मतलब उस पे कोई फोर्स लगा है। अगर करंट की दिशा उलट दे तो वो दूसरी तरफ खिसकती है, और अगर चुंबक के ध्रुवों को पलटकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल दे तब भी बल की दिशा उलट जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी भी तार पर जिसमें करंट बह रहा हो, एक बल लगता है, और इस बल की दिशा 2 बातों पर निर्भर करती है: करंट किस दिशा में बह रहा है और चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है। प्रयोग ये भी बताते हैं कि ये बल सबसे ज्यादा तब होता है जब करंट और क्षेत्र की दिशाएं एक दूसरे के लंबवत हों, परपेंडिकुलर। हाँ, अब सवाल ये कि इस बल की दिशा कैसे पता करें। इसके लिए भी एक नियम है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर और मध्यमा यानी मिडिल फिंगर को इस तरह फैलाएं कि तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएं। ठीक? अब अगर तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र फील्ड की दिशा बताए और मध्यमा उंगली करंट की दिशा बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल या उसकी गति, मोशन की दिशा बताएगा। इसे याद रखने का एक तरीका है FBI, फोर्स फील्ड करंट, या फिर मोशन फील्ड करंट। ये नियम हमेशा मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, दाहिने हाथ वाले से अलग। इसे याद रखने का कोई आसान तरीका? हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ये सच है। पर ये नियम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सिद्धांत इलेक्ट्रिक मोटर के काम करने का आधार है। मोटर में असल में यही होता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी कॉइल में करंट बहाया जाता है, उस पर बल लगता है और वो घूमने लगती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन और कई मापने वाले उपकरणों में भी इसी सिद्धांत का उपयोग होता है। अच्छा, तो उदाहरण 12.2 में एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर घुसता है, उस पर बल किधर लगेगा? नियम वही लगेगा, फ्लेमिंग्स का वामाहस्त नियम। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, पारंपरिक रूप से करंट की दिशा पॉजिटिव चार्ज के बहाव की दिशा मानी जाती है ना? इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, तो उसके चलने की दिशा के विपरीत दिशा को हम करंट मध्यमा उंगली की दिशा मानेंगे। फिर तर्जनी को क्षेत्र की दिशा में रखेंगे तो अंगूठा बल की दिशा बता देगा। इस उदाहरण में बल कागज के तल के अंदर की ओर लगेगा। स्रोत में पूछा गया है कि जब कोई चार्ज कण चुंबकीय क्षेत्र में चलता है तो क्या बदलता है। देखिए, बल लगने से उसकी दिशा बदलती है, तो उसका वेग, वेलोसिटी, और संवेग, मोमेंटम, दोनों बदलेंगे। और क्या गतिविधि 12.7 में छड़ ज्यादा हिलेगी? हाँ, अगर करंट बढ़ा दें या ज्यादा शक्तिशाली चुंबक इस्तेमाल करें या छड़ की लंबाई ज्यादा हो तो बल भी ज्यादा लगेगा और विस्थापन भी ज्यादा होगा। इन सब सिद्धांतों को जानने के बाद अब जरा देखते हैं कि ये हमारे घरों तक कैसे पहुंचते हैं। हमारे घरों में बिजली का जो पूरा सिस्टम है, यानी घरेलू विद्युत परिपथ, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, वो भी इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं, खासकर सुरक्षा के लिहाज से। बिल्कुल,
हमारे घरों में बिजली आमतौर पर बाहर खंभों से या जमीन के नीचे के केबलों से आती है। इसमें मुख्य रूप से 3 तार होते हैं। एक होता है लाइव तार, लाइव वायर, जिस पर आमतौर पर लाल रंग का इंसुलेशन होता है। दूसरा होता है न्यूट्रल तार, न्यूट्रल वायर, जिस पर काला इंसुलेशन होता है। हमारे देश में इन दोनों के बीच लगभग 220 वोल्ट का विभवांतर मतलब वोल्टेज होता है। और तीसरा तार होता है अर्थ वायर, जिस पर हरा इंसुलेशन होता है। ये तीसरा हरे रंग का अर्थवायर क्यों जरूरी है? लाल और काले से तो काम चल ही रहा है। नहीं, ये सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, खासकर उन उपकरणों के लिए जिनकी बाहरी बॉडी धातु की होती है, जैसे कि बिजली की प्रेस, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन वगैरह। सोचिए अगर कभी अंदर कोई खराबी आ जाए और लाइव तार गलती से उपकरण की धातु की बॉडी को छू जाए तो पूरी बॉडी पर 220 वोल्ट का करंट आ सकता है। अगर हम उसे छू लें तो बहुत खतरनाक झटका लग सकता है, जान भी जा सकती है। अर्थ वायर इसी स्थिति से बचाता है। ये तार उपकरण की धातु बॉडी से जुड़ा होता है और घर के पास जमीन में गहराई में दबी एक मेटल प्लेट से कनेक्टेड होता है। अच्छा, तो ये लीकेज करंट को जमीन में भेज देता है, एक तरह का सेफ्टी एग्जिट। हाँ बिल्कुल, ये करंट को बहने के लिए एक बहुत कम प्रतिरोध, लो रेजिस्टेंस वाला रास्ता देता है, सीधा जमीन में। इससे उपकरण की बॉडी का वोल्टेज लगभग 0 बना रहता है और इस्तेमाल करने वाले को शॉक नहीं लगता। घर में सप्लाई मीटर बोर्ड से होकर पहले मेन फ्यूज में जाती है, फिर मेन स्विच में और फिर घर के अलग-अलग हिस्सों के सर्किट में बढ़ जाती है। ज्यादा पावर वाले उपकरण जैसे गीजर, एसी के लिए मोटे तार और ज्यादा करंट रेटिंग जैसे 15 एम्पियर वाले सर्किट होते हैं, और कम पावर वालों जैसे बल्ब, पंखे के लिए पतले तार और कम रेटिंग जैसे 5 एम्पियर वाले। चित्र 12.15 में दिखाया भी गया है कि घर के सारे उपकरण समानांतर पैरेलल में जुड़े होते हैं ताकि सबको पूरा 220 वोल्ट मिले और एक उपकरण बंद करने से दूसरे पे असर ना पड़े। और सुरक्षा के लिए फ्यूज का भी जिक्र जरूरी है। मुझे याद है एक बार घर में फ्यूज उड़ गया था क्योंकि हमने एक ही सॉकेट में हीटर और केतली दोनों लगा दिए थे। वो शायद ओवरलोडिंग का केस था। बिल्कुल सही कहा। इलेक्ट्रिक फ्यूज सुरक्षा की पहली दीवार है। ये बस एक खास किस्म के पतले तार का टुकड़ा होता है जो एक निश्चित सीमा से ज्यादा करंट बहने पर जूल तापन के सिद्धांत से गर्म होकर पिघल जाता है और सर्किट को तोड़ देता है। ये 2 खतरनाक स्थितियों से बचाता है। एक तो ओवरलोडिंग, जैसा आपने बताया, एक ही सर्किट पर उसकी क्षमता से ज्यादा लोड डाल देना या कभी-कभी सप्लाई वोल्टेज का अचानक बढ़ जाना। और दूसरा शॉर्ट सर्किटिंग, जब कभी लाइव तार और न्यूट्रल तार सीधे एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, जैसे तारों का इंसुलेशन खराब होने से या उपकरण में खराबी से। दोनों ही सूरतों में सर्किट में करंट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे तारें बेहद गर्म होकर आग पकड़ सकती हैं या उपकरण जल सकते हैं। फ्यूज सही समय पर पिघलकर सर्किट को ब्रेक कर देता है और बड़े नुकसान से बचा लेता है। तो फ्यूज और अर्थिंग, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय हैं हमारे घरों में। ये जानकारी वाकई बहुत काम की है। सेफ्टी फर्स्ट। अच्छा, चलते चलते एक और बेहद हैरान करने वाली बात, क्या हमारे अपने शरीर के अंदर भी बिजली और चुंबकत्व का ये खेल चलता है? हाँ, और ये चिकित्सा विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। हमारे शरीर में खासकर तंत्रिका कोशिकाओं मतलब नर्व सेल्स में बहुत कमजोर आयनिक धाराएं, आयनिक करंट्स बहती हैं जब वो संदेश भेजती हैं। जैसे जब हम कुछ छूते हैं तो दिमाग तक एक विद्युत आवेग, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाता है। ये बहते हुए आयन भी ठीक वैसे ही जैसे तार में बहता करंट अपने चारों ओर एक बेहद कमजोर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। इतना कमजोर कि ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का लगभग 1 अरबवां हिस्सा होता है। 1 अरबवां हिस्सा? तो क्या हम इसे माप भी सकते हैं? इतना कमजोर? हाँ, आजकल के बहुत संवेदनशील उपकरण हैं जिनसे इसे मापा जा सकता है। हमारे शरीर के 2 अंग, हृदय और मस्तिष्क, ये तुलनात्मक रूप से थोड़े मजबूत चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं, मतलब बाकी शरीर की तुलना में। और इसी अद्भुत तथ्य का उपयोग करके एक क्रांतिकारी मेडिकल तकनीक विकसित हुई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI।
एमआरआई मशीनें शरीर के इन सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगाकर और बाहरी चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके शरीर के अंदरूनी अंगों की बहुत डिटेल्ड तस्वीरें बनाती हैं। इससे डॉक्टरों को बिना चीर-फाड़ किए बीमारियों का पता लगाने में बहुत मदद मिलती है। वाह। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि बिजली और चुंबकत्व का रिश्ता सिर्फ फिजिक्स की किताबों तक ही सीमित नहीं है। और स्टेड की उस एक अवलोकन से शुरू होकर हमने देखा कि कैसे बहता हुआ करंट अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। सीधे तार के चारों ओर गोल, लूप के केंद्र में केंद्रित और सोलेनॉइड के अंदर तो बिल्कुल एक छड़-चुंबक जैसा। हमने क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दाहिने हाथ का नियम सीखा। फिर हमने देखा कि कैसे चुंबक भी करंट पर बल लगाते हैं, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पता चलती है। और यही सिद्धांत मोटर जैसी मशीनों को चलाता है। और आखिर में हमने देखा कि ये सिद्धांत हमारे घरों को सुरक्षित रखने में फ्यूज और अर्थिंग के जरिए और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर झांकने में एमआरआई के जरिए कैसे मदद करते हैं। बिल्कुल, ये समझना कि ये अदृश्य शक्तियाँ कैसे काम करती हैं और कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं, ये हमें न सिर्फ अपने आसपास की तकनीक को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, बल्कि ये प्रकृति के जो मौलिक नियम हैं, उनकी सुंदरता को भी दिखाता है। दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम और फ्लेमिंग का वामाहस्त नियम, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये उस भाषा के अक्षर हैं जिसमें प्रकृति बिजली और चुंबकत्व की कहानी लिखती है। आज की बातचीत वाकई रोशन करने वाली थी, बहुत कुछ साफ हुआ। हाँ, और जाते जाते एक विचार और छोड़ जाती हूँ। स्रोत सामग्री में एक विपरीत संभावना का भी संकेत है कि जैसे बदलता हुआ करंट चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, वैसे ही क्या बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र या चलता हुआ चुंबक, क्या वो भी करंट पैदा कर सकता है? इस पर यहाँ विस्तार से बात नहीं हुई है, लेकिन ये एक और मौलिक कड़ी की ओर इशारा करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर का आधार है। ये सोचने का एक नया दरवाजा खोलता है कि कैसे हम चुंबकों का उपयोग करके बिजली बना सकते हैं। शायद ये किसी और दिन की गहन चर्चा का विषय हो सकता है।